दोस्तों, लोकसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं। इन चुनाव को लेकर हम कुछ न कुछ डिबेट या समाचार के माध्यम से आपके सामने कुछ नया देने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिलीप मिश्रा जी और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष नरेंद्र त्रिपाठी जी और हमारे वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला जी के साथ हम लोग यह चर्चा कर रहे हैं कि सतना जिला ब्राह्मण बाहुल्य लोकसभा है। बावजूद इसके प्रथम लोकसभा में 1952 में एक ही ब्राह्मण यहां से चुनाव जीत पाए। इसके बाद कोई भी ब्राह्मण चुनाव नहीं जीत पाए। मैं दिलीप मिश्रा जी से जानना चाहूंगा, ऐसा क्या रीजन है कि ब्राह्मण बाहुल्य होने के बावजूद ब्राह्मण प्रत्याशी यहां से नहीं जीत पाए? राजनीति कोई जात और धर्म को नहीं चलती है। कोई भी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी हो, किसी जाति का बहुताया के दुश्मन है, इसका मतलब ये नहीं है कोई जात का विधायक होना चाहिए। और राजनीति के मायने भी जात से नहीं लगाए जाने चाहिए। जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है और जनता की अंतिम दहलीज पर जाता है, चुनाव होते हैं, विभिन्न पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी खड़ा करती हैं और जनता की अदालत अपने हाथ में जो फैसला लेती है उस फैसले को सबको स्वीकार होता है। जात धर्म से किसी प्रकार की कोई राजनीति। जी आदरणीय, आप बताएं, ये अपने विभिन्न क्षेत्र में जातिवाद सबसे ज्यादा है और आप उससे सहमत नहीं हो रहे? देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो चाहे जितने दावे करें कि वो जाति धर्म से हटकर जो है प्रत्याशियों का चयन करते हैं, लेकिन मेरा मानना और मेरा अनुभव तो ये है कि जातीय समीकरणों को विशेष महत्व दिया जाता है। और जैसा आपने प्रश्न उठाया कि 1952 में ब्राह्मण प्रत्याशी यहाँ से विजय हुए थे, उसके बाद से कोई ब्राह्मण प्रत्याशी विजय नहीं हुआ। हालांकि बीच बीच में मौके मिले हैं। रामचंद्र वाजपेयी जी कांग्रेस से प्रत्याशी हुए थे, वो भी ब्राह्मण समुदाय से थे। देवनाथ पाठक जी को बीजेपी ने एक बार उतारा था, लेकिन वो बाहर के प्रत्याशी अजीत कुरैशी से पराजित हो गए थे। तब तो ये लगता है कि जो दिलीप भी कह रहे हैं बात सही है कि जाति धर्म के आधार पर कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता है। दूसरा सवाल जो आपका ये है कि ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ ब्राह्मणों को मौका नहीं मिला, तो उसकी एक वजह मुझे ये लगती है कि कोई एक जाति जो है अपने बलबूते चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। और कुशाभाऊ ठाकरे जी ने उस समय जब अटल जी के नाम पर इस इलाके का ब्राह्मण जो है बीजेपी से जुड़ रहा था, तब उन्होंने एक प्रयोग किया था और रामानंद सिंह को जो है प्रत्याशी बनाया गया था और इसका एक बड़ा फायदा मिला। और तब से आप देखिए लगातार जो है बीजेपी ओबीसी पे दांव लगा रही है, क्योंकि ब्राह्मण कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ा रहा। और आगे भी मुझे लगता है कि जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए जहाँ बीजेपी ओबीसी पे दांव लगाएगी, वहीं कांग्रेस भी उसका कहीं तोड़ तलाश रही होगी। उस तोड़ में कोई ब्राह्मण आता है। ओबीसी की जो शुरुआत हुई वो शुक्लाल कुशवाहा जी से हुई। शुक्लाल कुशवाहा जी चुनाव जीते हैं, इसके बाद से फिर कोई चुनाव सामान्य नहीं जीत पाया। शुक्लाल कुशवाहा जी 1996 में चुनाव जीते हैं। इसके बाद रामानंद सिंह को चुनाव जीते, 3 चुनाव बड़े सिंह जीते, मतलब 6 चुनाव पिछड़ा जीता। हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि पिछड़ों ने अपनी एक राजनीतिक हैसियत जो यहाँ बना ली है, उसके चाहे जो भी कारण हो, लेकिन एक बड़ा कारण ये है कि उनका जो जातीय कुनबा है वो संगठित है, जबकि क्षेत्र का ब्राह्मण जो है कभी किसी एक पार्टी का शत्रु नहीं बना। तो ब्राह्मणों का जो जातीय बंटवारा रहा, उसका ही फायदा जो है ओबीसी को मिल रहा है। आप बताएं, बीजेपी से कभी ब्राह्मण उम्मीदवार को टिकट नहीं मिली, ऐसा क्यों? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में जब राजनीतिक परिस्थितियाँ जो जैसी निर्मित होती हैं, पार्टी उसी हिसाब से प्रत्याशी का चयन करती है, किसी जाति के हिसाब से, किसी वर्ग के हिसाब से। मैं नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी में इस जाति का की बहुतायत संख्या है, जिस जात का प्रत्याशी होना चाहिए
टिकट वितरण एक अपनी अलग प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी पिछड़ा वर्ग एक सम्मेलन बुलाया था और हम कह रहे हैं कि हम जाति की बात नहीं करते। हमने एक सामान्य सम्मेलन बुलाया था, फिर भी हम बात करते हैं कि हम जातिवाद की बात नहीं करते। नहीं, उस पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को हम दूसरे नजरिए से देखें। किस नजरिए से? वो सम्मेलन में पिछड़ा वर्ग को जो एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, पिछड़े वर्ग के लिए क्या क्या योजनाएं लागू की गई और पिछड़े वर्ग में जागृत लाने के लिए, पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए सरकार ने क्या क्या किया, इस विषय को रखने के लिए, इस विषय को नीचे तक अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए पिछड़े वर्ग का सम्मेलन किया गया। बात वही हुई ना, हम जातिगत अगर सम्मेलन कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम जातिवाद से दूर हैं। नहीं, जातिवाद से दल दूर है। बाकी हमारे दल में तो SC/ST मोर्चा भी है, उसका सम्मेलन भी होता है, महिला मोर्चा है, उसका सम्मेलन भी होता है, पिछड़ा मोर्चा उसका सम्मेलन होता है। ये जो मोर्चे हैं, हर मोर्चा अपने अपने इस बात पे आए कि ब्राह्मण समाज को क्यों टिकट नहीं दी जाती जबकि ये ब्राह्मण बाहुल्य लोकसभा है। मेरा मानना है कि हम लगातार 25 वर्ष से लगातार भारतीय जनता पार्टी का सांसद सत्ता लेते हैं। सरकार भाजपा की भी बनी केंद्र में, सरकार कांग्रेस की भी बनी केंद्र में, लेकिन जिले से जो हमारा सांसद चुन के जाता था वो भारतीय जनता पार्टी का चुन के जाता था। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनकी कार्य पद्धति, उनकी कार्य प्रणाली और उनकी सक्रियता को जिले के लोगों ने स्वीकार किया है। और जब ऑलरेडी जिले के लोगों ने स्वीकार किया है, वो सक्रिय है, तो दल ने कभी प्रत्याशी बदलने की आवश्यकता महसूस नहीं की। क्या ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण समाज को ऊपर लाने के लिए कोई अथक प्रयास नहीं हो रहे? मैं नहीं मानता। क्या होता है, सबका साथ सबका विकास एक नाम। ऐसे 3 नाम आप ब्राह्मण में बताएं जो सक्षम हो लोकसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी से। 3 नहीं, बहुत सारे 3 नाम बताएं। मुझे लग रहा है 3 नाम लूंगा तो बाकी नाम का वो होगा, लेकिन 3 नाम ऐसे जो सक्षम हो, जो भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा की दावेदारी करे और जीत की ओर जाए या मतलब एक फाइट की ओर वो कर सकते हैं। नाम तो बहुत सारे हैं। नाम बहुत सारे। अगर हम वरिष्ठों की श्रेणी में लेंगे तो हमारे यहाँ स्वयं पंडित रामदास मिश्रा जी हैं, हमारे मैहर के विधायक नारायण त्रिपाठी जी हैं, सतना के भी विधायक शंकरलाल तिवारी जी हैं। ऐसे कई चेहरे हैं कि हम किसी को भी मैदान में लाएंगे वो आराम से चुनाव जीतेगा, क्योंकि केंद्र की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल में जो किया है जनता ने उसको स्वीकार किया है। क्या कांग्रेस में आपके यहाँ तो ऐसे 3 ब्राह्मण नाम जो सक्षम हो लोकसभा नाम चुनाव नहीं लड़ता, जी दल चुनाव लड़ता है। जब दल चुनाव लड़ता है तो पार्टी जिसे कैंडिडेट बनाएगी वो भी नहीं होता। फिर इतनी रायशुमारी जो आपके यहाँ चल रही है कांग्रेस में, रायशुमारी कहीं ना कहीं नाम को लेकर चल रही है। रायशुमारी करना पार्टी का अपना एक नजरिया है। जी हालांकि आप बताएं शुक्रिया। रायशुमारी का मतलब ये नहीं है कि जिसको ये रायशुमारी करके देंगे उसको टिकट मिलेगी। और जो भी दल जिसे भी टिकट देता है, दल, हमारा दल कोई जात नहीं देखता, जिसे टिकट देता है वो कैंडिडेट होता है। नहीं यार, ये जिस तरीके से एहतियात बरत रहे हैं दोनों हमारी ये राजनीतिक दल के लोग, वास्तविकता कोई लोग छुपा कर बात कर रहे हैं। जातीय आधार पर ही टिकटें दी जा रही हैं और OBC में को लगातार यहाँ से BJP ने 5 बार मौका दिया और मुझे लगता है कि 6वीं बार भी वो मौका देगी। OBC को नाराज करके जो है वो सतना जिले में कोई चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। और यही स्थिति आपके कांग्रेस की भी है। कांग्रेस ने रामचंद्र वाजपेयी जी को उतारा था, मौका दिया तो उसके पहले 1952 साहब ने जैसे बताया ही, क्षत्रियों के यहाँ कई बार मौके दिए। तो ये माना जाता है कि ये क्षत्रियों के दबदबे वाला इलाका है, इसलिए यहाँ पे लगातार क्षत्रियों के हारने के बावजूद उनको मौका मिलता रहा। अर्जुन सिंह 1996 में हारते हैं, फिर 98, 99 में राजन सिंह हारते हैं, 2004 में भी क्षत्रियों के यहाँ मुक्ति खानी पड़ी। तो लगातार आप देखेंगे इसके बावजूद उनको टिकट दी जाती है। उसकी वजह ये है कि क्षत्रियों का जो दबदबा है, राजनीतिक दबदबा है, उसको ज़्यादा महत्व मिल रहा है। और जो जातीय समीकरण कहीं ब्राह्मण के पक्ष में भी जाता हुआ दिखता है तो भी उसको जो है इग्नोर किया जाए। 2004 में नारायण त्रिपाठी सपा से चुनाव लड़ते हैं और महज उन्हें 50,841 वोट मिलते हैं।
2009 में राजाराम त्रिपाठी सपा से लड़ते हैं, उन्हें 1,30,339 वोट मिले। इसके बाद धर्मेंद्र सिंह तिवारी 2014 में बसपा से लड़ते हैं, उन्हें 1,24,000 वोट मिलते हैं। तो कहीं ये आंकड़ों के कारण तो नहीं कि कांग्रेस और भाजपा ब्राह्मण प्रत्याशी को टिकट देने से बच रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, तोषण सिंह लड़े थे 1996 में, तोषण सिंह लड़े थे, वो 90,000 वोटों में से बच गए थे। तो ये जो आंकड़े हैं, साधारण जो ब्राह्मणों को नहीं इग्नोर किया जाता है। ब्राह्मणों को सिर्फ इसलिए इग्नोर किया जाता है कि यदि एक बार ब्राह्मण को मौका मिला और जीतते जीतते ब्राह्मण जीत गया तो फिर दूसरों के लिए जो है मौके समाप्त हो गए, इसलिए ब्राह्मणों को नहीं, क्या है कि थोड़ा बहुत जात के आधार पर जो आदमी जिसे टिकट मिलता है तो जात से प्लस हो सकता है, लेकिन जात से चुनाव नहीं जीत सकता। कोई भी जाति, शुक्ला जी जो ओबीसी कह रहे हैं उस ओबीसी से सहमत नहीं है। गणेश सिंह को भी जो वोट मिलता है कोई ओबीसी का नहीं मिलता, पटेल का वोट मिलता है। पटेल यहाँ 1,60,000 के सेकेंड में तो पटेल को वोट मिलता है। बशर्ते एक जाति ऐसे किसी को भी टिकट मिला कि उसके जात का वोट है तो प्लस करता है। ब्राह्मण के साथ प्लस कहाँ होगा? ब्राह्मण के साथ जहाँ ब्राह्मण को टिकट मिलता है, ब्राह्मण को टिकट मिला 2004 में, 2009 में, 2014 में, जहाँ टिकट मिलता है वहाँ उस वर्ग का कुछ ना कुछ वोट होता है तो उसमें जाता है। इसमें कोई मतलब बहुत सोचने समझने की बात नहीं है, तो जाता ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दल एक जात के आधार पर टिकट बांटने लगे, जात के आधार पर सारा चीज। तो जो मतलब जात में नहीं है तो राजनीति ना करे, वो आपके बीच में मत बैठे। तो हम लोग जात के आधार पर कोई राजनीति नहीं करते हैं। बशर्ते किसी जात को टिकट मिलता है तो उसके जात के लोग उसके साथ बहुतायत मात्रा में जाते हैं, विभाजन। क्या बीजेपी ने ये मान लिया है कि ओबीसी ही यहाँ से जीते? लगातार 5 चुनाव से बात ओबीसी की नहीं है, लगातार 5 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीत रहा है। और हम ये मान रहे हैं कि इस बार भी जो भी हमारा प्रत्याशी होगा वो चुनाव जीतेगा। प्रत्याशी चयन बार बार जो जाति पे आता है वो उस पर नहीं डिपेंड करता है। प्रत्याशी चयन का एक समीकरण होता है, एक चेहरा होता है और उस कैंडिडेट की सक्रियता पर होता है। पार्टी क्या निर्णय लेती है, पार्टी किसका चयन करती है। पिछड़ा वर्ग से रामानंद सिंह सांसद थे, वो एक चेहरा थे। गणेश सिंह उस समय कोई चेहरा नहीं थे, अचानक उनको टिकट मिलती है और चेहरा सामने आ जाता है। ऐसा कोई चेहरा फेस तो नहीं होता, मतलब फेस लाया जाता है। देखिए, दल का एक कार्यकर्ता होता है। गणेश सिंह जी को जिस वक्त लोकसभा चुनाव टिकट दिया गया उस समय वो जिला पंचायत के अध्यक्ष थे, और जो जिला पंचायत का अध्यक्ष होता है वो शहर का एक चेहरा होता है, जिले का एक चेहरा होता है, संसदीय क्षेत्र का एक चेहरा होता है। और धर्मेंद्र प्रताप सिंह भी तो जिलाध्यक्ष, उसके जिला पंचायत के अध्यक्ष थे, वो भी एक चेहरा था, लेकिन टिकट काट दी गई। नहीं, वो भी एक चेहरा है। मैं कभी भी कह रहा हूँ कि धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक बड़ा चेहरा है, लेकिन टिकट से वंचित हो गए। देखिए, टिकट तो किसी एक व्यक्ति को ही मिलेगी थी। इतने बड़े राजनीतिक दल में कोई भी व्यक्ति होगा, एक व्यक्ति को अवसर मिला। ठीक है, अगर नागरिक बातें देखिए, मैं गणेश सिंह जी को किस तरह से उन परिस्थितियों में टिकट मिली थी ये बात किसी से छिपी नहीं है। तो नरेंद्र त्रिपाठी जी चाहे उसमें कोई भी सफाई दे रहे हैं, वो उमा भारती के चहेते थे। उमा भारती ने उनके और राकेश सिंह के नाम पर वीटो किया था। नायडू जी के यहाँ बैठक थी और शायद इसकी जानकारी होगी उनको। और कप्तान सिंह सोलंकी विरोध भी कर रहे थे, लेकिन नए व्यक्ति को टिकट देना उचित नहीं होता। लेकिन चूँकि उमा जी की वो करीबी थी इसलिए उनको टिकट मिल गई। और जैसा अभी आज के ही अखबारों में कहीं लिखा हुआ है कि 2014 में भी उनकी टिकट कट रही थी, लेकिन तब सुषमा स्वराज जी ने उनको बचा दिया। कहने का मतलब ये है कि शीर्ष नेतृत्व जिसको चाहता है उसको टिकट मिलती है। इसका कोई मान तो नहीं है कि वो पार्टी का पुराना कार्यकर्ता है कि नया कार्यकर्ता है। 2004 में जब गणेश सिंह जी आए थे तो जिला पंचायत के अध्यक्ष बने रहे, लेकिन पार्टी में तो बिल्कुल नए थे। लेकिन मैंने रघु जी ने कहा कि चेहरा पार्टी के लिए वो नए थे,
लेकिन इस संसदीय क्षेत्र के लिए एक वो जाना पहचाना चेहरा था। और अगर ऐसा चेहरा हमें मिल रहा है, ऐसा चेहरा हमारे दल में आ रहा है, ऐसा चेहरा हमारी विचारधारा को स्वीकार कर रहा है, तो हमें कोई एतराज नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा दल है कि इस दल में तो हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक से एक चेहरा है जिसे आप मैदान पर अगर खड़ा करेंगे तो वो डिफीट नहीं खाएगा, वो दमदारी जीते। तो वो चुनाव खाली प्रत्याशी नहीं लड़ता, वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम लड़ती है। क्या आप दावेदारी कर रहे हैं लोकसभा की? हमारे दल पे भारतीय जनता पार्टी पे दावेदारी करने का कोई मतलब नहीं होता है। क्या हमारे दल में चर्चा है? हमारे दल के जो वरिष्ठ नेता हैं, क्या अपने नाम की कोई चर्चा है? मैं तो एक दल का सतना जिले का जिला अध्यक्ष हूँ, और जिला अध्यक्ष होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यक्रम हमारे छोड़िए, आप ये सीधे बताएं, बट बचिए, क्या लोकसभा के लिए आप दावेदार हैं? मैंने फिर आपसे कहा कि हमारे दल में कोई दावेदारी नहीं की जाती है। वरिष्ठ नेताओं का जो निर्णय होता है उस निर्णय को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो सब वो मुझे राजनीतिक भाषा है, वो मुझे भी आदेश कर सकते हैं, किसी और को भी बोल सकते हैं, किसी और के लिए आपको आदेश हो तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी जैसे दल में अगर मेरे वरिष्ठ नेता मुझे कोई आदेश करेगा मैं कभी नहीं करेगा। पार्टी टिकट देती है तो चुनाव लड़ेंगे, पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे। पार्टी यदि इस बार हमको समझती है तो राजनीति कर रहे हैं 35-37 साल से, तो हर पॉलिटिशियन की इच्छा होती है कि हम इतने सीनियर, मेरे से वरिष्ठ 2-4 लोग कांग्रेस पार्टी में जो कंटिन्यूएशन में पार्टी में काम कर रहे हैं, वो दल न छोड़ा हो। और जब हमारा इतना बड़ा मतलब एक आधार और सीनियरिटी बन चुकी है तो पार्टी हमको इस लायक मानती है और चुनाव लड़ाती है, तो हम क्यों चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? और डिबेट आप कर ही रहे हो उस संबंध में, जिसको खुलासा करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें एक बात में थोड़ा सा बीच में रोकूंगा दिलीप जी को। जैसे दिलीप जी ने अभी ये कहा कि हम लोग दावेदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम डिजर्व करते हैं। नहीं, हम ये नहीं कह रहे इतने पुराने सुनिए, मैंने ये नहीं कहा मैं दावेदारी नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि पार्टी यदि हमको इस लायक समझती है और पार्टी यदि चुनाव लड़ाती है तो हम चुनाव लड़ेंगे। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर आपकी दावेदारी को पार्टी स्वीकार करेगी तो आप चुनाव लड़ेंगे। मतलब ये आप उसको चाहे जैसा भी सोचो, आप भी तो यही कह रहे हैं कि हमको अगर पार्टी में आपको एक चीज बताऊं, अभी राजेंद्र सिंह जी ने जो है इस क्षेत्र के कुछ मंदिरों में गए हो और एक ऐसा लगा कि जैसे उनकी भी कहीं दावेदारी है। ये राजेंद्र सिंह उपाध्यक्ष थे, लेकिन वो इस जिले के किसी भी मंदिर में नहीं गए थे। मुझे लगता है हमारे पाटन से निकल के बाहर नहीं आते थे, वो आते थे हिमाचल से आते थे, जो जिला मुख्यालय में रहते थे या फिर हमारे पाटन चले जाते थे। लेकिन अब वो जो विधानसभा के चुनाव हार गए हैं और उनको लग रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई है और अब चुनाव जीतना आसान होगा, ये तो सब लोग मान के चल रहे हैं कि सरकार बदल जाने के बाद में बीजेपी को सीधे सीधे यहाँ 50,000 वोटों का नुकसान है और वही 50,000 वोट सबको दिख रहे हैं। सब राहुल सिंह को भी दिख रहे हैं, दिलीप मिश्रा जी को भी दिख रहे हैं, राजेंद्र सिंह को भी दिख रहे हैं। राजेंद्र सिंह के स्वयं के विचार हो सकते हैं, लेकिन राजेंद्र सिंह कोई अलग नहीं है, वो उनको भी यदि पार्टी लड़ाएगी तो लड़ेंगे। कोई ये मंदिर वाले जाना ये कोई बुरा काम थोड़ी है। कोई आदमी जाके दर्शन कर रहा था तो उसमें कोई राजनीतिक स्टैंड लाना मेरे समझ में कोई उचित नहीं है। आदरणीय शुक्ला जी, मैं आपकी बात से इस बात से सहमत नहीं हूँ कि अगर सरकार हमारी नहीं है तो 50,000 वोटों का हमारा नुकसान है। मैं और मेरा दल या मेरे कार्यकर्ता ये मान के चल रहे हैं कि पिछली बार 2013 के चुनाव पे मात्र हमारे पास 2 सीटें थी सतना विधानसभा में, सतना लोकसभा के अंदर केवल 2 सीटें थी और 5 सीटें अन्य दलों के पास थी। जब 2014 में लोकसभा चुनाव हुआ, काफ़ी कशमकश का चुनाव था, काफ़ी टसल का चुनाव था और ये सच है कि सतना में हमारे पास मात्र 2 विधायक थे, अन्य 5 विधायक दूसरे दलों के थे। तब हम लोगों ने चुनाव को विजय प्राप्त किया। आज की डेट में सरकार जरूर हमारे पास नहीं है, लेकिन आज की डेट में हमारे पास लेकिन 2009 में भी आपके पास विधायकों की संख्या ठीक ठाक थी जिले में, और इसके बावजूद जो है बड़ी मुश्किल से आप लोग सुखलाल कुशवाहा को शुरुआत की सरकार भी थी तो सुखलाल कुशवाहा को आप मामूली 44 वोटों के अंदर से हरा पाए थे। अगर राजा राम जी उस चुनाव में नहीं होते तो आपकी क्या स्थिति होती, इसका अनुमान आपको होगा। आदरणीय यही समीकरण इस बार वोट प्रतिशत कितना है? इस बार विधायक गिनती से आपके पास हैं, लेकिन वोट प्रतिशत क्या है?
नहीं, वोट प्रतिशत भी इस बार हमारा बढ़ा है। आप टोटल करके देख लीजिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी। प्रतिशत भले बढ़ा हो, लेकिन 2004 में जो 71,000 वोटों से आप जीते थे, वो तो लगातार आपका घटा। वो 71,000 से घट के सीधे 4400 पर आ जाता है। उसका एक कारण तो ये भी हो सकता ना कि केंद्र में लगातार 10 साल से कांग्रेस की सरकार थी। 10 साल से इस जिले के सांसद जो भी चाहता था वो काम करवा नहीं पा रहे थे, इस जिले का कोई विकास हो नहीं पा रहा था। अब ये 5 साल हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 5 साल माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और 5 साल के अंदर इस शहर के अंदर अभूतपूर्व काम हुए हैं। उसका फायदा भी हमें मिलेगा, क्योंकि हमारे सांसद है भारतीय जनता पार्टी जिला मुख्यालय की सीट आप हार गए, विधानसभा में जिला मुख्यालय की सीट आप हार गए। आपके काम का फायदा अगर जिला मुख्यालय को नहीं मिल रहा है, तो गांव देहात में अगर आप जीते नहीं है, मान लीजिए रामपुर में जीते जो ट्रेडिशनल सीट थी नारायण सीट की, अगर अमरपाटन में आप जीते तो कोई बड़ा काम नहीं किया। उसके पहले भी 2008 के चुनाव में भी रामगिरावल पटेल वहां, अगर नागौर में नागेंद्र सिंह जीते हैं तो वो भी उनकी ट्रेडिशनल सीट थी। चित्रकूट आप नहीं जीत पाए, जहाँ पे सीएम जो है 3 दिन का डेरा जमाते हैं, तब तो केंद्र में आप ही की सरकार थी, चुनाव हुआ है। चित्रकूट की बात, चित्रकूट तो शायद पूरे लोकतंत्र में चित्रकूट हम सिर्फ एक बार जीते, वो भी मात्र 500 वोट से जीते। नहीं भैया भी आप एक ही बार जीते थे, वो तो आयातित आपके जो विधायक हैं नारायण त्रिपाठी, जिनको आप 2014 में ले आते हैं पार्टी में, उनके बलबूते आप जीत रहे हैं। आप अपना प्रत्याशी भी जीता नहीं, 2014 में लाते हैं, फिर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उनको चुनाव जिताते हैं। पूरी सरकार चुनाव लड़ी, चलिए पूरी सरकार, इस बार का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। सरकार थी, कितने मामूली अंतरों से जीते नारायण त्रिपाठी, जीत होती है। अब वो ठीक है, आप इसका जहाँ पे हम कह रहा था कि वोट प्रतिशत क्या है, नागौर में जहाँ पे हम 10,000 से हार रहे हैं वहाँ पे हम जीत रहे हैं, अमरपाटन में जहाँ हम 10,000 से हार रहे हैं वहाँ पे हम जीत रहे हैं, सीट का दावा कर रहे हैं, कुल मिलाते हैं उसके आधार पे आपको मानना है कि हम लोकसभा जीतेंगे। अरे इससे कुछ नहीं होगा। क्या है प्रभु जी, लोकसभा का चुनाव का पैटर्न अलग है, विधानसभा के चुनाव का पैटर्न अलग है। लोकसभा में कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, पार्टी चुनाव लड़ती है, और विधानसभा में व्यक्ति भी चुनाव लड़ता है, कार्यकर्ता पार्टी के साथ साथ कैंडिडेट भी चुनाव लड़ता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि 5 साल में बहुत काम हुआ है मोदी जी का। ये काम हम तो ठीक है, काम हमको कोई दे के वोट नहीं देता आजकल। काम क्या हुआ है वो तो मोदी जी जाने और जिले की जनता जाने, लेकिन काम हमको दे के कोई वोट नहीं देता। जब एक वातावरण बनता है, एक माहौल बनता है, तो उस माहौल में जनता डिस्टर्ब हो जाती है, पागल हो जाती है, और उसके बाद जनता को जो प्रत्याशी दिखता है, ये हमारे पार्लियामेंट का मुझे लगता है कि जो बदलाव का ट्रेंड अभी मध्य प्रदेश में दिखा है, इस तरह से एक बदलाव की लहर दिखी है, अगर कहीं वही चीज कायम रही तो इस बार हो सकता है कि सांसद भी बदल जाए। आप ये बताओ, विकास तो ठीक है, मोदी जी को जितवाया किसने था? देश के नौजवानों युवाओं ने। मोदी जी ने चुनाव के समय जब कैंडिडेट थे तो देश के चौकीदार नहीं थे, तब कहते थे 2 करोड़ युवाओं को हम रोजगार देंगे। कितने करोड़ रोजगार युवाओं को रोजगार मिला? हर किसान के खाते में 15 लाख डालेंगे। कौन से किसान के खाते में 15 लाख बोला? तो क्या किसान और नौजवान ये नहीं समझता है कि विकास कितना बड़ा हुआ है? नहीं, तो हमने खुलासा कर दिया ना कि ये तो हम जुमले देते हैं, चुनाव हम चुनाव जीतते हैं। जुमला एक बार ना चलेगा, बार बार थोड़ी जुमला चलता है। जुमला एक बार दे दिया, अमित शाह जी ने बोल दिया कि हमने जुमला दिया है। आपने बोला सतना में बहुत विकास हुआ है, कोई एक बड़ा विकास का नाम बता दें कि लोकसभा से ये विकास हुआ। मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है दिलीप भाई साहब ने कहा कि विकास के दम पर कोई चुनाव नहीं जीता। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। विकास हर आम व्यक्ति चाहता है, वो विकास जो लोकसभा के द्वारा हुआ हो, अपन छू के बता दें कि ये बहुत बड़ा विकास सपना को छू गया लोकसभा के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से। केंद्र सरकार के माध्यम से सतना जिले को क्या मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली? बन गया। ये कोई बात थोड़ी नहीं, आप एक विकास को छू के बताइए कि ये 5 साल का विकास है। ये तो चुनावी घोषणा है। इधर सुनिए जी, नरेंद्र जी जो बोल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की सौगात कोई केंद्र सरकार ने नहीं दी, कोई स्टेट की गवर्नमेंट ने नहीं दी। केंद्र मेडिकल कॉलेज की सौगात जनता सतना जिले की जनता जनार्दन के संघर्ष ने दिया है, और उस संघर्ष के कारण जो प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की सत्तासीन सरकार थी, सरकार का अपना नैतिक दायित्व था कि संघर्ष का जवाब कुछ करके दिखाए। लेकिन जो
जो सांसद जी थे, जिनके विकास की बात चल रही है, सांसद जी ने तो बिरला हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रस्ताव दिया था। सांसद जी तो चाहते ही नहीं थे कि सतना जिले में मेडिकल कॉलेज खुले, लेकिन जिस दिन मेडिकल कॉलेज खुल गया, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन का आभार सांसद जी ने किया था। तो मैं तो मेडिकल कॉलेज की सौगात के लिए सतना जिले की जनता जनार्दन को धन्यवाद देता हूँ, जिसके संघर्ष के कारण, जिसके मेहनत के कारण आज मेडिकल कॉलेज सतना में खुला है। आप बताएं कुछ मेडिकल कॉलेज के बारे में। नहीं, मेडिकल कॉलेज के तो सामने रखकर इसमें हम लोग विकास का मॉडल आप लोग देख सकते हैं। चलिए मैं ये देख रहा हूँ कि विकास के तमाम कार्य यहाँ पे शुरू हुए थे, जैसे आपके एक बाईपास को आप देख लें या बर्गी का पानी आप देख लें, तो बहुत सारी चलिए मैं मान लेकिन अगर यहाँ फ्लाईओवर होता तो बाईपास की जरूरत नहीं थी। बाईपास के पीछे एक बहुत बड़ा जमीनी खेल है। मैं पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी से मिला था, उन्होंने बोला कि 9 बार बीजेपी के नेताओं ने हमसे नक्शे चेंज करवाए हैं बाईपास के। अब ये चूंकि अधिकृत इसलिए नहीं है कि ऑफिस के अंदर नक्शे चेंज होते थे, जहां ये लोग जमीन खरीदते थे उधर नक्शा चेंज होता जाता था, तो उसमें तो एक जमीन का बहुत बड़ा खेल हुआ है। देखिए, राजनीति का सबसे बड़ा आकर्षण जो है करप्शन, और ये करप्शन के मामले में दोनों पार्टियां जो है एक दूसरे के बराबर। आप ये बताओ रमन जी कि फ्लाईओवर जो बना है, हाँ, हम इससे असहमत नहीं हैं, लेकिन फ्लाईओवर बनाना ही था। हाँ, तो बड़ा तो इसको बनाना चाहिए था कोठी मोड़ का, नहीं तो इससे कुछ ट्रैफिक कंट्रोल ये होता। रिंग रोड की जरूरत ही नहीं होती। इससे कोई ट्रैफिक अगर बड़ा फ्लाईओवर बनता तो रिंग रोड की जरूरत नहीं होती। ये आपका विकास मॉडल है। हमारे शहर की जो सुंदरता है, सेमरिया चौराहा जरूर खराब हुई। मेरी एक बात बताइए आप। चलिए ठीक है, मेडिकल कॉलेज आप बता कि जनता का संघर्ष है, जनता का संघर्ष छतरपुर वालों ने भी किया। नहीं, मैं कह रहा हूं अगर फ्लाईओवर बड़ा बनता तो रिंग रोड की जरूरत नहीं होती। सबसे पहले आज भैया सबसे पहले सतना जिले की जनता ने एक संघर्ष समिति बना करके और संघर्ष शुरू किया है। उसके बाद छतरपुर के लोगों ने भी किया, अदर के लोगों ने किया, लेकिन जो पहले संघर्ष किया मेडिकल कॉलेज छोड़िए, मेडिकल कॉलेज छोड़िए, आप फ्लाईओवर की बात करें। फ्लाईओवर अगर बड़ा होता तो रिंग रोड की जरूरत नहीं होती। बात वही हुई ना क्या कि आज तक के पूरे शासनकाल को देख लीजिए। सुनिए, कांग्रेस ने मैं अभी 15 साल कांग्रेस ने तो नहीं बनवाया, नहीं बनवाया, हमने बनवाया। हाँ, तो हमने बनवाया तो ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि यार सतना को फ्लाईओवर मिला। नहीं, ये तो बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि फ्लाईओवर मिला, लेकिन बड़ा होता तो रिंग रोड नहीं होता। वही मैं कह रहा हूँ ना, ये थोड़ा और बड़ा होता। हाँ। कुल मिला के किसी जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को पक्के मकान बना के देने लगे। अब उनको जब मकान बना के देने लगे तो कुछ लोगों ने क्या कहा, काश थोड़ा और बड़ा मकान बना के दे तो अच्छा। बड़ा मकान किसी ने नहीं कहा, लेकिन ये योजना पुरानी है, इंदिरा आवास योजना पहले से चल रही है, उसको नाम बताइए है वो जो फ्लाईओवर है। चलिए मैं मानता हूँ स्वाभाविक है, फ्लाईओवर का ज्यादा उपयोग नहीं, पूरा आपको बताएं त्रिपाठी की स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार ये किसी भी सरकार की नैतिक जवाबदेही बनती है कि वो अपने देश की जनता को उपलब्ध कराए। ये आपकी उपलब्धियां नहीं है, ये आपकी ड्यूटी, आपका कर्तव्य है। अगर आप सड़क बनवा रहे हैं, स्कूल बनवा रहे हैं, अस्पताल बनवा रहे हैं, तो जनता का एहसान नहीं कर रहे हैं। इसी के लिए तो आपको वहां पे बैठाया गया है। यही मैं कह रहा हूँ, उपलब्धि तो तब पा रहे हैं जब आप लोगों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं। ये बताइए, सड़क का मामला, ये सड़क की बात करते हो, सतना से रीवा की सड़क, सतना से छतरपुर की सड़क, खजुराहो जाने में 4 घंटे लगते 140 मिनट। चलिए मैं बताता हूँ, आप ये बताइए कि मैहर से लेके और आपके चित्रकूट तक की रोड है, बाइक आपके इलाहाबाद तक की 4 लाइन रोड बन रही है। भाई ये तो ड्यूटी है सरकार की, अपना नैतिक दायित्व सरकार नहीं, क्या ये ड्यूटी सरकार, ये ड्यूटी क्या है? आप रोड टैक्स दोनों ले रहे हैं, अगर आप सड़क भी नहीं दे रहे हैं तो क्या दे रहे हैं? तो मैं ये ड्यूटी अगर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, ये हमारी ड्यूटी है। और जब कांग्रेस की सरकार थी, जब ये सड़क, बिजली, पानी गोल था, तब ये उनकी ड्यूटी उनको दंड दिया ना। अगर उनको दंड दिया है, हमने ये काम किया है, आप ये मानते हैं कि कांग्रेस ने वो काम किया है कि एक बटन दबाओ पूरे देश में फैलता है। 5 साल में मोदी सरकार ने आईटी सेक्टर का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में डेवलप हुआ है। ये बताइए 5 साल में एक भी रेलवे क्रॉसिंग में अंडर या ओवर ब्रिज बनी क्या? क्यों नहीं बनी? कौन से में? आप आप उठा के देख लीजिए, 4 में 3 रेलवे क्रॉसिंग है।
आपके चेहरा काशी में 10 घंटे रोड बंद है। आप वाद स्वरूप मुख्तियार आपको चेहरा मदनपुर आप रेलवे स्टेशन जाइए। नहीं, स्टेशन की बात नहीं है। आज से 15 साल पहले और आज के रेलवे स्टेशन किसी भी रेलवे में अंडर या ओवर ब्रिज बना जहां हम फाटक में आके खड़े रहते हैं, हम विकास की बड़ी बातें कर रहे हैं। लोकसभा आपकी, सांसद आपके, सरकार आपकी, पार्षद से लेके प्रधानमंत्री तक। आपको एक चीज बताएं, आप जैसे रेलवे की बात कर रहे हैं ना, आप प्लेटफार्म को लंबे करते चले जा रहे हैं, वहाँ पे पार्किंग स्पेस घटता चला जा रहा है। उसके अलावा आपके जो टिकट बुकिंग विंडो है उनकी संख्या उतनी, यात्रियों की संख्या तो लगातार बढ़ रही है। ऐसा नहीं है, तो सिस्टमेटिक डेवलपमेंट होना चाहिए, वो तो आप ही नहीं कर पा रहे। चला जाए, कई बातें हैं। मैं इस डिबेट को ये कह के समाप्त कर रहा हूँ कि दोनों जिलाध्यक्ष लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हैं। अगर पार्टी टिकट देती है तो दोनों की तैयारियां हैं कि हम बीजेपी और हम कांग्रेस से लोकसभा लड़ेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये ब्राह्मण उम्मीदवार 1952 के बाद अब आगे 2019 या और आगे कब आते हैं। धन्यवाद।